हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम कुछ और तुम्हारे पेपर के जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जो ये क्वेश्चन है। पहला वाला वो बोलता है द सम ऑफ ए का 1 और ए का 3 इस एरे में क्या होगा। तो जो ये तुम्हें एरे दिख रहा है ये 20 40 60 वाला, देखो भाई ये जो 20 है ये पहला एलिमेंट है जिसका इंडेक्स होगा 0, 40 का होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3 और इसका होगा 4। ठीक है ना, 0 से शुरू होता है इंडेक्स। तो 0 1 2 3 4। अब उसने बोला ए का 1, तो ए का 1 कौन है? ए का 1 मतलब ए के 1 इंडेक्स में कौन है, और ए का 3 मतलब ए के 3 इंडेक्स में कौन है। तो तुम्हें दिख रहा है 1 में कौन है 40, 3 में कौन है भाई 80। ठीक है, तो इतना सिंपल है। अब इनको ऐड कर लो, कितना आया 120। तो इसका सही आंसर है सी 120। ठीक है, अब यहाँ बोलता है विच एक्सेस स्पेसिफायर इज लेस रेस्ट्रिक्टिव। लेस रेस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि किसमें तुम्हें खुली छूट है। खुली छूट का मतलब है कि किसमें तुम्हारा जो वो है, मतलब उसको ऐसा समझ लो कि रेस्ट्रिक्शन बहुत कम लगी रहेगी। मतलब जो तुम्हारा डेटा है, मतलब मेंबर मेथड मेंबर वेरिएबल है, उनको बाहर भी एक्सेस हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब लेस रेस्ट्रिक्शन कौन देता है? तो देखो भाई, पहले वाले का तो नाम ही प्राइवेट है। तो कोई भी चीज़ जो प्राइवेट होती है उसका क्या मतलब होता है भाई? जो जो किसी की प्राइवेट चीज़ें हैं, जैसे किसी की कोई पर्सनल चीज़ है, तो उस वो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव होगी। ठीक है ना, उसको उसके अलावा कोई और छेड़ ही नहीं सकता, तभी तो उसका नाम प्राइवेट है। तो वैसे ही यहाँ पर इनकैप्सुलेशन के केस में जब हम प्राइवेट का यूज़ करते हैं किसी मेंबर वेरिएबल मेंबर मेथड के साथ, तो फिर उसको कोई और एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट कर पाएगा ना, तुम पैकेज के बाहर उसको कर सकते हो ना वो सब क्लासेस में एक्सेस हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव है। अगर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ ले कि मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव कौन सा होता है, तो ये है। ठीक है ना, अब दूसरे पे आते हैं प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड है जो, इसके केस में ये होता है कि तुम सब क्लासेस में एक्सेस कर सकते हो। मतलब जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस के केस में चाइल्ड क्लास उन चीज़ों को एक्सेस कर सकती है। तो ये उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव, मतलब बीच का हो रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। अब दो बच रहे हैं, डिफ़ॉल्ट और पब्लिक। ठीक है, वैसे जो ये डिफ़ॉल्ट है इसका तो हम यूज़ ही नहीं करते। ये ऑटोमेटिकली जब हम कुछ नहीं लिखते किसी के आगे, जैसे मैंने कोई मेंबर वेरिएबल बनाया, मैंने बनाया इंट नम, किसी क्लास की बात कर रहा हूँ, ये एक किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर वेरिएबल मैंने बनाया, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं करा इसके आगे, तो माना जाता है वो डिफ़ॉल्ट है। वरना अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे मैं प्राइवेट वगैरह लिख सकता हूँ, प्राइवेट, तो ये तो प्राइवेट हो गया। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब डिफ़ॉल्ट माना जाता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होना, लेकिन डिफ़ॉल्ट माना जाता है तो डिफ़ॉल्ट में क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो डिफ़ॉल्ट में ये होता है कि उस पैकेज के अंदर कोई भी यूज़ कर लेगा। ठीक है, पैकेज के अंदर कर पाएगा, बाहर नहीं कर पाएगा। तो डिफ़ॉल्ट में भी कम रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम पब्लिक में है। पब्लिक में पैकेज के अंदर पैकेज के बाहर कहीं पर भी एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तुमने एक चीज़ देखी होगी, अपना मेन मेथड, उसके आगे क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है ना, और उसके अंदर स्ट्रिंग आर्क्स आते हैं। तो मेन हम क्या बोलते हैं, मेन मेथड है, वो एक मेथड है। ठीक है, लेकिन उसके आगे हमने पब्लिक इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपना जो प्रोग्राम है उसे कहीं से भी चला पाएँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कम पब्लिक के केस में होता है। आगे बढ़ते हैं। द AMB होटल गिव्स द अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर एज एन इंटीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड राउंड ऑफ द बिल इन डेसिमल टू एन इंटीजर। तो देखो, पहले तो तीनों का यूज़ पता होना चाहिए कि तीनों का यूज़ क्या होता है। तो ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसको पॉजिटिव में कर देगा। -4 को भी ये 4 बना देगा, 4 तो 4 ही रहेगा, समझ रहे ना, ये है मतलब। तो ये तो ऐसा काम करता है। डी वाला, तो डी वाले का राउंड ऑफ से तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो डी वाला गया। अब आते हैं सी पे। तो सी का मतलब है सील। सील का मतलब होता है जैसे घर की सीलिंग, ये तुम्हारी घर की छत है, उसको ही तो सीलिंग बोलते हैं। और ये हो गया तुम्हारे घर का फ्लोर। अभी इसका मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूँ, सीलिंग और ये हो गया घर का फ्लोर। तो सील वाला क्या करता है, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 3.1 है, अगर मैंने मैथ डॉट सील का यूज़ किया तो ये तुम्हारे घर की सीलिंग पे पहुंचा देगा। मतलब ऊपर पहुंचाएगा, तो मतलब इसे 4 बना देगा, 3.1 से 4 बन जाएगा। ठीक है ना, सीलिंग पे पहुंचाना मतलब जो इसके पास वाला बड़ा वाला इंटीजर है उस पर कन्वर्ट कर देगा। तो इसको इसने 4 बना दिया।
अब सेम केस में अगर मैंने फ्लोर का यूज़ किया होता, एक मैथ डॉट फ्लोर भी है फंक्शन, तो वो नीचे फ्लोर पे ले आता है, वो नियरेस्ट कम वाले इंटीजर पे कन्वर्ट करता है। मान लो 3.9 भी होता ना, तो अगर फ्लोर का यूज़ किया होता तो 3 बना देता है। इतना अंतर समझ में आ रहा। तो ये सील भी गया। अब 2 बचते हैं पाव, तो पाव तो पावर निकालने के लिए होता है, ये भी गया। तो बचा कौन? मैथ डॉट राउंड, ये करता है राउंड ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं क्लास में, डिफ़ॉल्ट भी होता है, पैरामीटराइज्ड होते हैं। अब बोल रहा है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आर डिफाइंड विद सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब भाई अगर कंस्ट्रक्टर, मान लो कोई क्लास है मेरी, क्लास का नाम है मेरा एवरेज, ठीक है ना, एवरेज निकालने के लिए क्लास बनाई, ऐसे समझ लेते हैं। अब इसके अंदर 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए मैंने। एक बना दिया एवरेज, ये कुछ काम करता है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब ये चलो ठीक है, एक और बना दिया एवरेज, ये इंट ए, ये कोई एक इंटीजर लेता है। ऐसे एक और एवरेज बना दिया जो एक और इंट एक्स लेता है। तो ये क्या सही है या गलत है? भाई गलत है, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एवरेज 2 कंस्ट्रक्टर ऐसे बना दिए जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। भाई कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है क्लास के नाम से, वो तो ठीक है, बट उसके अंदर के जो पैरामीटर हैं वो उसमें कम से कम या तो पैरामीटर का नंबर में अंतर हो, या पैरामीटर में कुछ तो अंतर हो, या तो पैरामीटर का टाइप अलग हो। या इंटीजर है तो यहाँ स्ट्रिंग हो जाता, कैरेक्टर हो जाता, तो भी काम चल जाता। बट एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट दे दिए तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, एरर आएगी, प्रोग्राम नहीं चला पाओगे। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आर डिफाइंड विद सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये तो गलत है। तो असर्शन तो ठीक है, रीज़न गलत है। असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, ए है। अगले पे आते हैं। अगला बोला है एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है जी, एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है, ये नहीं है, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है। फिर आगे क्या बोलता है, एन एरे इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विद मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप बट अ डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स। देखो ए तो गलत है, रीज़न ठीक है, रीज़न ठीक है, तो ए इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू। अब इसका रीज़न है जो ये बोल क्या रहा है, मेमोरी इंडेक्स। तो बोल रहा भाई कि सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यू होती हैं उसमें, जैसे कोई इंटीजर एरे है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, मल्टीपल इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू भरी हुई है, सेम डेटा टाइप की है। हाँ, तो इंटीजर एरे है तो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू होंगी इसमें, बट बोल रहा बट डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स। डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स का मतलब ये है, 1 मेरी जैसे कोई रैम है, मेरी रैम में कोई मेमोरी है, ठीक है ना, ये रैम बना दी मैंने, ये रैम है मेरी। अब इसमें किसी जगह पर ये स्टोर हो रखा होगा मेरा 1, तो जहाँ पर भी ये 1 स्टोर हुआ होगा इसको कोई मेमोरी, मतलब इसको कुछ मेमोरी एड्रेस मिला होगा। जैसे तुम्हारे घर है भाई, किसी का घर होता है तो ज़मीन में कहीं पर बना होता है ना, तो घर का एक नाम होता, नंबर होता है, ठीक है ना, हाउस का नंबर। अब वो नंबर यूनिक होगा ना, उसी तरीके से अब ये जिस मेमोरी में बैठा हुआ है वो मेमोरी इंडेक्स है, वो तो इसके पास है। अब जो 2 है वो कहीं और स्टोर हो रखा होगा, ठीक है ना, रैम में, तो उसका मेमोरी इंडेक्स अलग होगा। तो वो ये कह रहा है कि भाई उनका डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स होगा। भाई एक ही लोकेशन पे तो मल्टीपल चीज़ तो डाल नहीं सकते ना, तो कॉमन सी बात है। तो भले ही जो ये एरे है तुम्हें यहाँ पर ऐसा दिखता है, ये तो हम समझाने के लिए बनाते हैं कि भाई ऐसा एक लाइन बन गई, एक 1D टाइप का। जब ये अंदर रैम में कहीं स्टोर हो रहे होंगे तो इसके जो हर एलिमेंट है उनको तो अलग अलग मेमोरी मिलेगी, एक ही जगह पे सारे ठूंसे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेमोरी इंडेक्स अलग होता है, बट ये कि एलिमेंट सेम टाइप के होंगे। 39th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है ज़बरदस्ती टाइप कास्ट कर रहे, ज़बरदस्ती उसका डेटा टाइप चेंज कर रहे। पहला है इंट अमाउंट इक्वल टू 45, तो यहाँ पर क्या ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई, सी तो नॉर्मल इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इंटीजर में 45 डाल रहे, तो ये तो कोई टाइप कास्टिंग हो नहीं रही यहाँ पर। दूसरा बोलता है इंट अमाउंट इक्वल टू 24 × 24 और पीछे 2 सेमी कॉलन लगा रखे, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है इसकी, 2 सेमी कॉलन लगा के बैठा हुआ है और ऊपर से 24। चलो उसको हम एक बार को हटा भी लें, क्योंकि भाई मान लेते हैं इनसे टाइपिंग में गलती हो गई, लेकिन 24 × 24 करोगे कोई एक इंटीजर मिलेगा तुम्हें, तो वो इंटीजर वैल्यू को जब हम अमाउंट में डालेंगे तो ये कोई टाइप कास्टिंग नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। ये मतलब ये तो पहले 24 × 24 सॉल्व होके कुछ बनेगा, ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारे अमाउंट में चली जाएगी, तो ये तो कोई टाइप कास्टिंग नहीं हुई। अब सी और डी ऑप्शन बचता है, तो सी में
ये क्या कर रहे हैं सी में, ये देखो इंटीजर डॉट पारसेंट 45, तो ये 45 जो है ये स्ट्रिंग है। पारसेंट फंक्शन क्या करता है, जिस क्लास का पारसेंट वाला तुमने कॉल किया, अभी मैंने इंटीजर का करा, तो इंटीजर में वो उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा। तो इसने इस 45 को इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको हमने अमाउंट वाले वेरिएबल में डाल दिया। तो हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर रहे हैं ना, हम स्ट्रिंग को ज़बरदस्ती इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, ठीक है ना, हम खुद कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ मेरा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल है सी वाला। डी वाला है इंट अमाउंट इक्वल टू इंट 45.75, तो ये तो गलत है, ये तो सिंटैक्स ही गलत है। अगर किसी को टाइप कास्ट करते भी हैं तो सामने डेटा टाइप ब्रैकेट में आता है, ना कि वो वैल्यू, पहली चीज़ तो यही है। तो ये तो वैसे ही गलत है। अब अगर तुम इसका आंसर देखोगे जो ICSE ने दिया है वो अलग, वो कुछ और ही अलग गलत सा आंसर तुम्हें दे रखा, तुम चाहे देख लेना। जो ऑप्शन उन्होंने दिया है वो यहाँ इन चारों में से कोई है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 वाले में। द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट ये प्लस ये इज़, देखो अभी सील का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, देखा ना, और यहाँ पर यूज़ भी हो रहा है। तो मैंने बताया था कि भाई सील का मतलब सीलिंग में पहुँचा देगा, तो सीलिंग में पहुँचा देगा। तो 89.9 के पास वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 90 है। तो इसको तो उसने 90 बनाया, 90.0 इंटीजर। देखो पास वाला इंटीजर तो 90 है, बट जो हमें मैथ डॉट सील फंक्शन वैल्यू लौटा के देता है वो डेसिमल टाइप की देगा। तो 90 के पीछे 0.0 नॉर्मल सी बात है, वो लग ही जाएगा, वो लगा देगा, क्योंकि वो हमें किस में देता है वैल्यू लौटा के, डेसिमल में, तो पॉइंट आएगा। प्लस मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर वाला किस में ले आएगा, वैल्यू को फ्लोर में ले आएगा, चाहे वो 90.5 हो चाहे वो 90.9 हो, फ्लोर में लाएगा तो 90 बना देगा। तो उसे 90 बनाएगा, 0.0 भी आएगा, क्योंकि वैल्यू ये भी डेसिमल में देता है, लौटाता है। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो आंसर क्या बना, 180.0। तो ये वाला आंसर सही है, सी वाला, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि ऊपर एक और ऑप्शन दिया है जिसमें पॉइंट नहीं है, तो 90% बच्चे वहीं मारेंगे टिक, तो गलती मत करना। द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट टाइगर डॉट इंडेक्स ऑफ जी इज़, भाई देखो वो बोल रहा टाइगर में से इंडेक्स बताओ जी का। अब टाइगर का टी है 0, ये है 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4। तुम्हें दिख रहा है इंडेक्स क्या है जी का, 0 1 2, तो जी का इंडेक्स है 2, आंसर सही है बी वाला, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हमें इंडेक्स देता है जो हमने वैल्यूज़ के अंदर दी, तो कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी हमने दिया तो उसका इंडेक्स क्या है 2, तो उसने 2 लौटा के हमें दिया, तो उसका आंसर है 2। मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद मैं तुम्हें आउटपुट वाले क्वेश्चन भी करवाऊँगा, ठीक है ना, तो उन्हें भी जल्दी लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, कुछ डाउट वगैरह हैं तो मुझसे पूछ लेना और लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।